नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड में पेशा को लेकर सियासी घमासान हर दिन तेज होता जा रहा है और कई तरह के दावे प्रति दावे सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही कानून की जो जटिलता है और उसके जो प्रावधान है, अब उसको लेकर भी बहस तेज हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ हैं सुधीर पाल जी। बताने की जरूरत नहीं है कि सुधीर पाल जी पिछले 3 दशकों से आदिवासी मूलवासी समाज के जो मुद्दे रहे हैं, ना सिर्फ उन मुद्दों को प्रखरता से उठाते रहे हैं, बल्कि विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उसे एक निश्चित दिशा देने की कोशिश भी करते रहे हैं। सुधीर पाल जी ने आज से 2 दिन पहले फेसबुक पेज पे पेशा एक्ट को लेकर एक टिप्पणी की है और उस टिप्पणी के बाद जो पेशा कानून को लेकर बहस जो था वो एक नई दिशा में भी बढ़ता दिख रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ सुधीर पाल जी हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेशा एक्ट को लेकर आदिवासी मूलवासी समाज के बीच या दूसरे समाजों के बीच इतनी भ्रांतियां क्यों हैं और उसकी सच्चाई क्या है। तो मैं पहले आता हूं जेपीआरए वाले प्रोविजन पर। ये मुझे लगता है 3-4 महीनों से कुछ लोगों को ये लग रहा है और लगातार ये बातें उठ रही हैं कि जेपीआरए असंवैधानिक है। तो पहला तो मैं अपनी बात क्लियर कर दूं कि मेरे लिए असंवैधानिक होने का मतलब है कि किसी सदन ने, चाहे विधानसभा या किसी संसद ने या किसी न्यायालय ने या 5वीं अनुसूची के संदर्भ में राज्यपाल ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया हो, तब तो हम सहर्ष स्वीकार करेंगे कि असंवैधानिक है। और मेरी जानकारी में आज 2025 तक ऐसा किसी कोर्ट ने, किसी सदन ने, किसी विधानसभा ने, किसी संसद ने या किसी राज्यपाल ने इसको असंवैधानिक नहीं घोषित किया है। तो मेरे लिए ये मानने का कोई कारण नहीं बनता है कि जेपीआरए असंवैधानिक है। पहली बात। दूसरी बात कि जेपीआरए को असंवैधानिक बताने के पीछे जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क है कि जब 1993 में 73वां संशोधन आया और अनडिवाइडेड बिहार के समय हम लोगों के बड़े श्रद्धेय वासुदेव बेसरा जी, जो दुमका के एक नामी एडवोकेट थे, उन्होंने पटना हाईकोर्ट में केस किया था कि 73वें संशोधन के तहत जो बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव की घोषणा की है वो अवैध है। निश्चित तौर पर कोर्ट ने उसको सही माना कि 73वें संशोधन के तहत कम से कम 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र में चुनाव नहीं हो सकते हैं और इसलिए कोर्ट ने उसको अवैध घोषित करते हुए 22 दिसंबर का आदेश दिया और जिसमें कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संशोधन के आलोक में चुनाव नहीं हो सकता है, क्योंकि 73वां संशोधन का डेडलॉक ये है, इस बात पर मौन है कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था कैसे लागू होगी। और आपको याद होगा कि 73वें संशोधन के बाद भुरिया कमेटी का गठन हुआ और उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर पेशा 1996 का कानून बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि 22 दिसंबर 1995 का वासुदेव बेसरा जी के केस का पटना हाईकोर्ट का आदेश है जिसपे अनुसूचित क्षेत्रों में 73वें संशोधन के तहत चुनाव को अवैध घोषित किया गया था और उसमें कहा गया था कि चूंकि जो 73वें संशोधन के प्रावधान के मामले में अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में यह कहा गया था कि पंचायतें तो बनेंगी लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस एंड मॉडिफिकेशंस के साथ, और 95 तक ये कानून हमारे पास नहीं था, 96 में हमारे पास कानून आ गया। तो पटना हाईकोर्ट का जजमेंट का जो आधार था कि कानून नहीं है अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत व्यवस्था का, इसलिए हम इसको खारिज कर रहे हैं। 96 में पेशा ने कानून बना लिया। तो इसका मतलब कि 96 ऑनवर्ड्स सामान्य क्षेत्रों के साथ साथ पेशा के प्रावधानों के अनुरूप
पंचायत गठित करने का अधिकार राज्य में 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में हो गया है। ठीक है, तो 2001 में हमारा स्टेट बना, 2000 में हमारा स्टेट बना और 2001 में पंचायत राज कानून बना। और इस कानून में निश्चित तौर पर कोशिश की गई है कि पेशा के प्रावधानों को जगह दी जाए। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभाओं को विशेष शक्ति देने की बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों को विशेष तरीके से देखने की, उनके अधिकार क्षेत्र जो पेशा के तहत है उनको देने की बात की गई। संभव है कि कुछ प्रावधान का अनुपालन नहीं हुआ हो, लेकिन इस आधार पर कहना कि गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, यह मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है, पहली बात। दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि कानून बनाने की हमारे यहाँ प्रक्रिया क्या है कि सरकार ड्राफ्ट तैयार करती है, विधानसभा में उस ड्राफ्ट को रखा जाता है और विधानसभा उसे बहुमत से पारित करती है। और जब विधानसभा के पटल पर उसको बहुमत से पारित कर दिया जाता है और राज्यपाल की जब संपुष्टि हो जाती है तब वो कानून बनता है। तो जेपीआरए जो हमारे यहाँ है इसमें इतनी प्रक्रियाएं पूरी हुई है, तो इसलिए असंवैधानिक कहना गलत होगा। अगर जेपीआरए के प्रावधान पारित होने के बाद राज्यपाल महोदय जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के कस्टोडियन हैं, उनको ये अधिकार है कि राज्य के किसी कानून में फेरबदल शिथिल करने या उसके कुछ प्रावधानों को खत्म करने या फेरबदल करने का अधिकार राज्यपाल को है, चाहे वो केंद्र का कानून हो चाहे राज्य का कानून है। लेकिन 2025 तक जो 24 साल इस कानून को हो गए, आज तक झारखंड के किसी राज्यपाल ने झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के किसी प्रावधान को असंवैधानिक नहीं बताया, शिथिल नहीं किया, फेरबदल नहीं किया। तो इसलिए यह कहना मुझे लगता है कि उचित प्रतीत नहीं होता है कि ये असंवैधानिक है। और एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि आप देखे होंगे कि पंचायत जो है या लोकल गवर्नमेंट जो है वो राज्य का विषय है और राज्य को उस पर कानून बनाने का अधिकार है। और जब पेशा के को भी आप पढ़ेंगे तो पेशा कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा, शर्त केवल यही डालता है कि जो समुदायों की परंपरा के खिलाफ, इतना ही शर्त। इसका मतलब कि पेशा के तहत राज्य को अधिकार है कानून बनाने की, राज्य को अधिकार है नियम बनाने की। तो जेपीआरए कानून बना जो अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में लागू होता है और उसके तहत राज्य ने ये कोशिश की है कि पेशा के प्रावधानों को रखा जाए। संभव है कि कुछ प्रावधान नहीं होंगे, इसको लेके राज्य के साथ बात की जा सकती है, संशोधन की बात की जा सकती है, लेकिन असंवैधानिक किसी भी तरीके से ये नहीं। एक सवाल जो उठता है कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में नगर निगम का चुनाव, निकाय का चुनाव असंवैधानिक, इसको किस तरह जांच मानते हैं? देखिए अभी 2023 में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का ही एक जजमेंट है और संभवतः ये मध्य प्रदेश का है ना। वहां मसला क्या था कि 5वीं अनुसूची का एक कंपनी वहां जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके उस आदेश को चुनौती दिया जिसमें उसने टर्मिनेशन लेवी लेने के लिए उस कंपनी को नोटिस भेजा। तो उन्होंने 2 तर्क लिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह हम हैं वो जगह 5वीं अनुसूची वाला जिला है और 5वीं अनुसूची वाले जिला में ये अधिकार नगर निगम को नहीं है कि वो, पहला तो उन्होंने कहा कि नगर निगम ही अवैध है, ठीक है, इसका 5वीं अनुसूची में चूंकि मेसा नहीं है इसलिए ये अवैध है, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा कि टैक्स लेने की शक्ति 5वीं अनुसूची में नगर निगम को नहीं। तो ये हाईकोर्ट ने इस मामले को, उनके तर्क को खारिज किया था और हाईकोर्ट ने जब तर्क को खारिज किया तो अपील में सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना स्टैंड लिया, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यही था कि राज्यपाल 5वीं अनुसूची क्षेत्र में कोई कानून बनाने के लिए तो स्वतंत्र नहीं है, लेकिन गौर कीजिएगा, कई लोगों को आपत्ति हो सकती है कि कानून बनाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है राज्यपाल, लेकिन राज्य के या केंद्र के किसी कानून को अगर लगता है कि ये अनुसूचित क्षेत्र के हित में नहीं है तो उसमें फेरबदल या उसके कुछ प्रावधानों को खत्म करने या उसको शिथिल करने या उसको अमेंड करने की वकालत कर सकता है, वो निर्णय ले सकता है।
तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था, उन्होंने कहा कि नगर निगम के मामले में राज्यपाल ने कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया है जो ये कह सके कि राज्य का जो म्युनिसिपल एक्ट है वो अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। इसलिए ये कहना कि हम लेवी इसलिए नहीं देंगे कि म्युनिसिपल जो है गैर कानूनी है, ये उचित प्रतीत नहीं होता है। सिमिलर एक मामला उड़ीसा का एक जिले का है, जहां ये तर्क दिया गया था कि भाई आप नगर निगम का चुनाव नहीं करा सकते हैं। उस मामले में ये निर्णय हुआ था कि चूंकि कोई कानून केंद्र ने अभी तक अनुसूचित क्षेत्र के शहरी निकायों के लिए नहीं बनाया है, इसलिए जो प्रोविजन है, क्योंकि दो चीजें आपको समझने की जरूरत है। 1935 में जो जिसको हम आंशिक और ये बहिर्गत क्षेत्र कहते थे, पार्शियली एक्सक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एरिया कहते थे, उसमें ये प्रोविजन था कि कोई भी सामान्य कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक गवर्नर उस पर अपना कंसेंट नहीं दे। ठीक है, लेकिन 1950 में जब संविधान बना और 5वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई, तो इस लाइन को दूसरे तरीके से रखा गया। कहा गया कि सारे सामान्य कानून 5वीं अनुसूची में लागू होंगे तब तक जब तक कोई गवर्नर उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ या अन्य राज्यों में, केवल महाराष्ट्र को कुछ प्रसंगों में छोड़ दे, तो किसी राज्यपाल ने राज्य के किसी भी कानून को, केंद्र के किसी भी कानून को चैलेंज नहीं किया। तो इसलिए जो लोग कहते हैं कि गैर संवैधानिक है, उनके लिए मुझे लग रहा है कि इसको जानना चाहिए कि झारखंड में जो नगर निकाय को लेके जो कानून है, उस कानून को राज्यपाल ने भी कभी ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो नहीं किया तो इसका मतलब कि वो संवैधानिक तौर पर तब तक वैलिड है जब तक वो उस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए गैर कानूनी कहना उचित नहीं होगा। एक बड़ा सवाल जो उभर रहा है कि हेमंत सरकार का ड्राफ्ट 1996 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं, पेशा कानून की बात नहीं कर रहा हूं, इसे कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि पिछले 4 महीनों से जो कसरत चल रही है, खासकर सोशल मीडिया में और कई जगह जो जनसभाएं, की निष्ठा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, तो प्रतिबद्धता को कटघरे पे खड़ा किया जा रहा है। तो ये सारा बहस जो है ना, वो व्यक्तिपरक हो गया है। ये नीतिगत बहस नहीं है ना। तो मेरा कहना है कि इतने दिन में तो आप एक बाजाप्ता ड्राफ्ट लेके सरकार के पास जा सकते थे कि भाई आपका ड्राफ्ट ठीक नहीं है, हम ये ड्राफ्ट बना रहे हैं, इस पर आप विचार कीजिए। तो पिछले 4 महीनों से केवल बहस हो रही है और संवैधानिक और गैर संवैधानिक आप बताते चल रहे हैं, लेकिन कोई ड्राफ्ट आपके पास नहीं है जिसको लेकर सरकार से बात करें। शायद रॉबर्ट मिन जो है एक हाई कोर्ट में अपना हलफनामा के साथ एक ड्राफ्ट पेश किया या राज्यपाल को दिया है। ठीक है, राज्यपाल को आप दिए, हाईकोर्ट में दिए, लेकिन अंततः ये जो नियमावली है उसका ड्राफ्ट तो हाईकोर्ट नहीं बनाएगा, उसका ड्राफ्ट तो राज्यपाल भी नहीं बनाएगा, ड्राफ्ट तो सरकार को बनानी है। तो सरकार के साथ आपको नेगोशिएट करना चाहिए। और दिक्कत क्या है ना कि हमारे कई साथी इतने भावना के साथ इसके साथ जुड़े हैं कि अरस्तु का जो कोट है ना कि जब आप कानून की बात करते हैं तो भावना को दूर रखिए, तो उसको हम दूर नहीं कर पाते हैं। और जब हम कानून बनाते हैं, जब हम ड्राफ्ट बनाने जाते हैं, तो हमको लगता है कि मेरी कुल दुनिया जो है इतना ही है जितना हम सोचते हैं, लेकिन दुनिया तो आपके बियॉन्ड भी है। तो ये नहीं हो पा रहा, और इसीलिए आप देखेंगे कि ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो कानून सम्मत हो, ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो संविधान सम्मत हो, ड्राफ्ट ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक हो। ये सच्चाई में स्वीकार करना पड़ेगा ना कि झारखंड का जो डेमोग्राफिक है उसमें श्रद्धालुओं की भी भूमिका है, अल्पसंख्यकों की भी भूमिका है, दलितों की भी भूमिका है। तो किसी भी सोसाइटी में, एक समाज के किसी हिस्से में भी असंतोष की चिंगारी नहीं रहे, और यह लाइबिलिटी तो कहीं न कहीं आदिवासी समुदाय पर कहीं कुछ ज्यादा नजर आता है। भाई, आपको ये समझना चाहिए कि 28 सालों में भी अगर पेशा नहीं लागू हो पा रहा है, तो इसका क्यों ऐसा है? इसकी पृष्ठभूमि में क्या, केंद्र में क्या है? क्या ऐसी बात है कि ये कानून नहीं लागू हो पा रहा है? आपको समझना चाहिए। अगर 1950 से 2025 तक 5वीं अनुसूची के प्रावधान नहीं लागू हो पाते हैं,
तो हमको आपको चिंतन करना चाहिए कि कहाँ जिच है। निश्चित तौर पर सरकारों को यह समझ में आता है, कई कानून हम जो है बड़ा रूमानी अंदाज में बना देते हैं कई बार। तो जब आप बहुत रूमानी अंदाज में बनाइएगा, ग्रास रूट की डायनामिक्स को नहीं समझेंगे, तो जो लोग पॉलिटिक्स में हैं वो तो उसका नफा नुकसान उनको समझ में आता है ना, तो वो तो अपने हिसाब से देखते हैं और इसलिए पेशा को टालते रह रहे हैं। अभी बताए ना कि जब आप पेशा पर बहस कर रहे हैं, राज्य में 4 चीजें साथ साथ चल रही हैं जो पेशा के खिलाफ है। पहली चीज कि आप पेशा के बहस के समय बालू के ठेका का नियमावली बना रहे हैं, जैसे एमडीसी को आपने ताकत दी है कि नियमावली बनाइए, जबकि बालू ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में होगा पेशा लागू होने के। दूसरा, आप इसी समय नगर निगम का दायरा बढ़ाने जा रहे हैं, यानी अनुसूचित क्षेत्र के गांवों को नगर निगम ले आना चाहते हैं ताकि पेशा से आपको छुटकारा मिल जाए। तीसरा, इसी समय आप कोल वाले मसले पर भी काम कर रहे हैं। और चौथा, इसी समय बंगाल में 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए आप एमओयू भी करते हैं, और सारे जमीनें इसी 5वीं अनुसूची, और ये सारी जमीनें आपको 5वीं अनुसूची में ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो साथी इस पूरे मूवमेंट को लेके आगे बढ़ रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि कहीं ये पेशा का विरोध सरकार द्वारा प्रायोजित तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल ये सारी चीजें चल रही हैं। इशारा कर रहे हैं जी जी। जिस तरह से एक तरफ पेशा की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ सरकार विभिन्न, जिस तरह से उद्योगपतियों को झारखंड में आमंत्रित किया जा रहा है, बालू के टेंडर के लिए नियमावली बनाए जा रहे हैं, नगर निगम को विस्तारित करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो अपने आप में पेशा की शक्ति को सीमित करने की बिल्कुल पहल है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा चिंता की बात ये है। अब मुझे ये भी होना चाहिए कि सरकार से पूछा जाना चाहिए कि लैंड बैंक और जो लार कानून 2017 का है जो नियमावली, उसको तो कम से कम इस सरकार से हम लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि आप इसको खारिज करें, विड्रॉ करें, रिपील करें। वो भी काम तो नहीं हो रहा है। तो आप बाकी पेशा में जितना उलझे रहिए, पेशा को आप शक्ति बनाने की कोशिश करते रहिए और उसके जो प्रोविजंस हैं उसको आप हटाते जाइए दूसरे कानून से। तो इस खेल को भी हमको लगता है कि समझने की जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पाल जी, जिन्होंने बेहद ही सरल शब्दों में ना सिर्फ पेशा को समझाया, उन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की जो सद्दानों और दूसरे गैर आदिवासी समुदायों में पनपती नजर आ रही है, बल्कि उस खेल का भी की ओर भी एक बड़ा इशारा किया जो सरकार की ओर से रची जाती हुई दिख रही है। जिस तरह से नगर निगम का विस्तार करने की कोशिश की जा रही है, उद्योगपतियों को झारखंड बुलाया जा रहा है, और ये जमीन तो निश्चित रूप से पेशा 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में ही दी जाएगी, तो यह सवाल भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और फिर से मिलते हैं सुधीर पाल जी के साथ कुछ नए सवालों के साथ अगले अंक। धन्यवाद।